Hello and welcome to Legacy IS. So today we are going to discuss this topic, that is constitutional morality. So this topic is considered as one of the complex topic to be understood by various students, especially for the UPSC aspirant. And in modern times, recently actually we have seen that the Supreme Court started using this term more often. Okay, so we need to understand what is the meaning of this term is constitutional morality. So इस entire episode हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इन बातों पे डिस्कस करेंगे कि what is basically constitutional morality and then how constitutional morality and versus public morality दोनों में डिफरेंस क्या है ये डिस्कस करेंगे. उसके बाद करेंगे constitutional morality and judiciary, मतलब how constitutional morality is used by judiciary and then how constitutional morality is used by Indian Parliament also. And after that हम लोग डिस्कस करेंगे कि what are the arguments are there which are against the constitutional morality used by Indian judiciary, and then what are the argument that favors basically constitutional morality used by Indian judiciary. So one by one we are going to discuss about this topic. So please keep watching this video till the end, and this will be very important video regarding your essay preparation as well as GS paper 2 as well as those who are preparing for PSI or optional paper. So first we need to understand what is constitutional morality. So this topic is not discussed much in Indian context basically. First time this word was used by Dr. B.R. Ambedkar during Constituent Assembly debate in 1948. उस समय उन्होंने एक सिंपल डेफिनेशन बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिंपली मींस कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उस गवर्नमेंट ऑफ द डे को व्हेनेवर दैट गवर्नमेंट ऑफ द डे टेक डिसीजंस, दैट डिसीजंस शुड बी बेस्ड ऑन सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स. करेक्ट? जो भी डिसीजन वो गवर्नमेंट लेगी वो जो डिसीजंस होंगे डिसीजंस वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बेस्ड पे हों. यहाँ पे एक बात, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही है एंड मोरालिटी. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन नथिंग बट सम फंडामेंटल लॉस एंड मोरालिटी वर्ड का अगर मतलब देखा जाए, मोरालिटी वर्ड का मतलब बेसिकली होता है द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज जो आपको गाइड करते हैं रिगार्डिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. राइट? ये व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सेम वे सो एंटायर अगर हम एक साथ पढ़े कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मींस दोज फंडामेंटल वैल्यूज जो डिसाइड करते हैं क्या गलत है और क्या सही है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सो जब हम ये बोले या व्हेन सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नर of the state you need to follow constitutional principles. So here Supreme Court is not directing the governor simply this कि you need to follow the constitution. Constitution एक book होता है. Constitutional morality means it is not restricted to that particular book. Constitutional morality means there are some fundamental values are there which are respected by everyone no matter where that person is located. जैसे कि झूठ बोलना गलत है. ओके, वी शुड नॉट लाई. अब आप चाहे यूएसए में हो या इंडिया में हो या फॉर एग्जांपल वियतनाम में हो, ये हर जगह एक कॉमन प्रिंसिपल है. सब लोग बोलते हैं झूठ बोलना गलत है, वी शुड नॉट लाई. लाइक फॉर एग्जांपल वी शुड नॉट स्टील, हमको चोरी नहीं करनी चाहिए. ऐसा प्रिंसिपल है कि जरूरी ये नहीं कि आप यहाँ हो या किसी और लोकेशन पे हो, हर जगह ये एक वैलिड यूनिवर्सल प्रिंसिपल है. ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में भी सब ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कहीं पे भी हो हर जगह वो वैलिड रहेंगे, यूनिवर्सल रहेंगे. एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. एग्जांपल लाइक इक्वालिटी, डाइवर्सिटी, रूल ऑफ लॉ. करेक्ट? इक्वालिटी, डाइवर्सिटी, रूल ऑफ लॉ, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये ऐसे टर्म है. आप चाहे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लो या फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लो, हर जगह इन चीजों को वैल्यू दी जाती है. इक्वालिटी, डाइवर्सिटी, रूल ऑफ लॉ, फ्रेटर्निटी, जस्टिस. तो ये आपके हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. करेक्ट? एक हमने एक एग्जांपल दे दिया है. अगर इंडियन कंटेक्स्ट में हम देखें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के प्रिंसिपल्स में आती है.
ये एक्चुअली में जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है ये पब्लिक मोरालिटी से डिफरेंट है। ये क्या है, ये पब्लिक मोरालिटी से डिफरेंट है। पब्लिक मोरालिटी का मतलब क्या होता है या पॉपुलर मोरालिटी का मतलब क्या होता है कि मेजॉरिटी जो जनता है, मेजोरिटेरियन ग्रुप, वो क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट। तो ये हो सकता है कि जो मेजोरिटेरियन लोग हैं वो कुछ और चाहते हों, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कुछ और चाहती है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लाइक सती प्रथा, करेक्ट। तो व्हेन सती प्रथा वाज देयर एट दैट टाइम, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे उनके लिए कोई ऐसा बुरा बात नहीं था, वो इसको एक कस्टम की तरह फॉलो कर रहे थे। लेकिन आज हमें पता है कि वो गलत था। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम पहले जाएं, education to the girls, it was not considered as the most priority, okay, things for everyone, वो इतना important नहीं समझते थे। लेकिन आज हमें मालूम है कि गर्ल्स एजुकेशन उतना ही इम्पोर्टेंट जितना बॉय एजुकेशन है। तो पॉपुलर जो मोरालिटी होगा वो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, वो गलत भी हो सकता है। इसी के अगेंस्ट आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पॉपुलर मोरालिटी में डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। पॉपुलर मोरालिटी में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन रेस, बेस्ड ऑन कास्ट, ये चीज़ें पॉसिबल हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, वो उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं जो वैल्यूज हमको फॉलो करने हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड पॉपुलर मोरालिटी में डिफरेंस। करेक्ट। नेक्स्ट, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बाय जुडिशरी। कि इंडियन जुडिशरी जो है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, whether they have used this term constitutional morality, तो आंसर इज यस, दे whenever actually कॉन्फ्लिक्ट उनके पास आता है, वो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो कि जो टू इम्पोर्टेंट आर्टिकल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स या कुछ ऐसी चीजें जो आपस में ऐसा हो कि समाज कुछ चाहता है, सोसाइटी कुछ चाहती है, करेक्ट, समाज कुछ अलग चाहता है लेकिन मोरालिटी जो होती है वो कुछ और चाहती है, उस समय वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्ड का यूज करते हैं। जैसे नाच फाउंडेशन। सो नाच फाउंडेशन के केस में क्या हुआ था, जो होमोसेक्सुअलिटी है, करेक्ट, homosexuality, it was criminalized before it, but दिल्ली हाई कोर्ट in 2009 ने क्या किया था, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। क्या कर दिया था, डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। तो उन्होंने कौन सा यूज किया प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट मींस जेंडर ओरिएंटेशन के बेसिस पे हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन जेंडर ओरिएंटेशन, एंड उसी को यूज करके क्या लगाया कि होमोसेक्सुअलिटी जो है इट शुड बी डीक्रिमिनलाइज्ड। नाच फाउंडेशन। तो कौन सा प्रिंसिपल यूज किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो है इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये जो वैल्यूज है वो यूज हुई इसमें। उसके बाद जो सेकंड केस फॉर एग्जांपल आप ले लो सबरीमला केस। तो सबरीमला केस में क्या था कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की विमेन्स, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द सेंट्रल सेंटोरम ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंपल, दैट इज सबरीमला। अब यहाँ पे भी देखो जो आर्टिकल्स कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे, आर्टिकल नंबर 14 वर्सेस आर्टिकल नंबर 25, अब और आर्टिकल नंबर 21 आल्सो। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, राइट टू इक्वालिटी, 21 राइट टू लाइफ और 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। तो यहाँ पे भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यूज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो जस्टिस और इक्वालिटी, और ये दोनों प्रिवेल कर गए ऊपर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के। तो यहाँ पे सबरीमला केस में बेसिकली मेजॉरिटी 4/1 से हुआ था, जिसमें इंदु मल्होत्रा जो एक जज थी वो इसके अगेंस्ट थी। बाकी ऑल द 4 जजेस ने क्या किया था कि जो विमेन्स पर्टिकुलर ऑफ एज ग्रुप की हैं, दे वर नॉट अलाउड अर्लियर, दे शुड बी अलाउड, अदरवाइज इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन। सो अगेन उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सेम आता है केएस पुट्टास्वामी केस आल्सो, बेसिकली राइट टू प्राइवेसी। तो गवर्नमेंट जो थी वो पहले मना कर रही थी राइट टू प्राइवेसी शुड नॉट बी अ फंडामेंटल राइट, बट इन दिस केस पुट्टास्वामी केस अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मतलब प्राइवेसी एक वैल्यू है, ओके, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसको हमको जो है ना इनकरेज करना चाहिए, इसीलिए राइट टू प्राइवेसी बिकेम ए फंडामेंटल राइट अंडर दिस केएस पुट्टास्वामी केस। सेम आप देखो दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी दोनों के बीच में, जो दिल्ली गवर्नमेंट यूटी की जो गवर्नमेंट है इलेक्टेड गवर्नमेंट और वर्सेस एलजी इलेक्टेड गवर्नर, दैट इज गवर्नर। तो इसमें क्या था कि एलजी को
जो है सम डिस्क्रिशनरी पावर हैज बीन गिवन कि एलजी कैन यूज डिस्क्रिशनरी पावर। ऐसे स्टेट लेवल पे भी जो गवर्नर होते हैं बेसिकली क्या होता है कि गवर्नर एक्चुअली दे will actually work according to the aid and advice given by the council of minister। सिंपल है, लेकिन कहाँ पे उनको ये एड एंड एडवाइस नहीं लेनी है ये भी गवर्नर तय करेगा। ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, ये प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है, बट स्टेट लेवल में गवर्नर के पास एक ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि कौन सी एडवाइस नहीं लेनी है, किस एडवाइस में खुद की डिस्क्रिशनरी पावर यूज करना है, ये गवर्नर के हाथ में पूरा होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि यस गवर्नर हैव एक्चुअली और गवर्नर हैज डिस्क्रिशनरी पावर, दैट डज नॉट मीन कि गवर्नर शुड यूज हिज और हर ओन whim and fancies, करेक्ट। दैट मींस जो भी डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर यूज करते हैं वो डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को आर्बिट्ररी मैनर में यूज नहीं करना है। यही दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस एलजी जो केस था इसमें भी कोर्ट ने यही बोला, जुडिशरी ने, कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है जो इक्वालिटी, जस्टिस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, करेक्ट, ओके, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसको फॉलो करना है क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये एक अपना इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको एक अपर हैंड देना जरूरी है क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है द इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने यही हवाला दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमको यूज करना है, करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो अभी हमको समझ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जब होगा तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी भी होगा। तो ये हमने आपको सब इंपॉर्टेंट केसेस बता दिए जहां पे जुडिशरी ने ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यूज किया था। There's an argument against constitutional morality by judiciary, मतलब ऐसा क्यों है कि अगर इंडियन जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यूज करने लगे तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम क्या होगा? किसी ऐसा सही नहीं है कि ओनली 2 or 3 जजेस दे आर टेकिंग द केस एंड डिसाइडिंग द फेट ऑफ एंटायर पीपल ऑफ इंडिया, correct, because they are not elected, they are permanent there, so they are not going to bear the brunt of the people, correct, it is the politicians, it is the elected government जिसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा if any decision has taken by the government। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सबरीमला केस है, सबरीमला केस, अब सबरीमला केस में क्या हो 2-3 आर्टिकल 14 and 21 ये क्लैश कर रहे 25 से। अब इसमें ये हुआ कि कौन डिसाइड करेगा कि ये आर्टिकल 14 21 प्रिवेल होना चाहिए या आर्टिकल 25 प्रिवेल होना चाहिए, ये केस फंस गया। अब इसमें क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर केस था इस केस में 4/1 से ये केस जीता था, मतलब जो 4 जज थे इन्होंने बोला 14 और 21 प्रिवेल करेगा। जो एक जज थी इंदु मल्होत्रा, ओके, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने बोला आर्टिकल 25 प्रिवेल करेगा। अब देखो यहाँ पे जो यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है ये एक सब्जेक्टिव हो गया। क्या हो गया? ये सब्जेक्टिव हो गया कि कुछ जज बोल रहे हैं ये प्रिवेल करना चाहिए, कुछ जज बोल रहे हैं ये प्रिवेल करना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया कि व्हेनेवर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आएगा, लाइक एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, अब क्या प्रिवेल करना चाहिए ये जज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जज अगर जज के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो जज का जो भी फैसला होगा इट विल बी वेरी सब्जेक्टिव नेचर। ये पॉसिबल है कि आज जज कुछ कह रहे हो कल जज कुछ और कहें, करेक्ट और नॉट। तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे इस पर्टिकुलर टर्म को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और एक प्रॉब्लम है कि बाय यूजिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जुडिशरी समटाइम्स कैन ओवरस्टेप and overstep करके they can enter into the territory of other organ of the state, that is legislature and executive। so separation of power का प्रॉब्लम आ जाएगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका judicial overreach is also possible। so sometimes it may be possible कि judiciary will start using this constitutional morality, okay, in that way manner is sometimes it can actually become a judicial overreach। so that is the reason is कि there is an argument against constitutional morality used by Indian judiciary।
वहीं पे एक ग्रुप और है, एक ग्रुप बोल रहा है कि देयर इज अ फेवर है कि वी नीड टू फेवर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यूज्ड बाय जुडिशरी। क्यों? क्योंकि मेनी टाइम्स इट हैज बीन सेन कि पार्लियामेंट पास द लॉ or parliament amend the constitution, and sometimes that amendment of the constitution or enactment of that law, it is unconstitutional, correct? It is unconstitutional, okay? And us case mein who is going to save that constitution? That will be saved by the judiciary only, by using this constitutional morality. Like for example, homosexuality, correct? Ab homosexuality should be decriminalized, but Indian Parliament is not doing. So who has done this? Judiciary has done this. Like for example, Visakha guidelines. Visakha guidelines. This Visakha guidelines basically issued by the court only regarding this prevention of this sexual harassment at the workplace to the women. Judiciary ने क्या किया? कुछ sorry, पार्लियामेंट ने क्या किया? इसके लिए कुछ भी नहीं किया। किसने फिर गाइडलाइंस शेयर की? ओनली जुडिशरी ने। उसके बाद कहीं जाके पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था। तो ऐसी कई चीजें हैं जहां पे पार्लियामेंट साइलेंट रहती है ना, और एग्जीक्यूटिव साइलेंट रहता है, उस केस में जुडिशरी आता है टू सेव द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। क्या है? टू सेव द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। एग्जांपल इज केएस पुट्टा स्वामी केस। केएस पुट्टा स्वामी केस, दैट इज राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। किसने बोला? जुडिशरी ने। सेम राइट टू एजुकेशन एक्ट 21A, किसने बोला? जुडिशरी ने आके पहले ही बोला था। ये तो उन्होंने बहुत टाइम लगा, 86 अमेंडमेंट 2002, बट जुडिशरी ने ये चीज 1992 में ही बोल दिया था कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? So constitutional morality judiciary can use. So by using this constitutional morality, judiciary is going to save the fundamental rights, the liberty of the citizens, correct? So it is important concept for the judiciary also. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बाय पार्लियामेंट। ये क्यों यूज किया? क्योंकि पार्लियामेंट का भी वर्क क्या है? टू इनेक्ट द लॉ, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी, सोसाइटी डेवलप होगी, the aspiration of the people also will going to change, requirement of the people will also going to change, and according to that we need to change the constitution also, because our constitution is not a dead book constitution, it is an organic book or organic constitution. तो वहां पे ये पार्लियामेंट ही है, by using this constitutional morality, parliament is going to enact new law, parliament is going to amend constitution, करेक्ट? ये सब क्या करेगा? पार्लियामेंट करेगा रिगार्डिंग दैट, करेक्ट? टू चेंज इंडियन पिनल कोड, टू चेंज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सब कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। सो काफी टाइम में ऐसा होता है पार्लियामेंट का भी रोल होता है टू रूल्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। समटाइम्स ऐसा होता है कि पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ पास कर देता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल it was accused to the parliament कि उन्होंने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कंसीडर किया जा रहा था कई राइटर्स के द्वारा, कई रेटर्स के द्वारा, ओके, कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के द्वारा, कि दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल नहीं है। तो इसलिए देखो पार्लियामेंट भी मिस्टेक कर सकता है, और इसी मिस्टेक को दूर करने के लिए कौन आएगा? आपका जुडिशरी आएगा। Who will help here? Judiciary. Clear? So now final word क्या है? बेसिकली फाइनल वर्ड ये है कि यस कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, जहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी, लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी है, वहाँ पे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। सो उस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, उसको बैलेंस बनाने के लिए, और समटाइम्स क्या होता है कि मेजोरिटेरियन जो है, मेजोरिटेरियन कि फ्यू जो कुछ एक रिलीजन है, लाइक फॉर एग्जांपल हिंदू रिलीजन, सो हिंदू रिलीजन इज मेजॉरिटी रिलीजन, और कोई कास्ट है दैट इज मेजॉरिटी। सो उन सब केस में क्या होगा कि मेजोरिटेरियन जो व्यू है वो प्रिवेल कर जाएगा ओवर माइनॉरिटी व्यू, तो फिर वो क्या हो जाएगा? आपका पब्लिक मोरालिटी। तो ऐसा ना हो कि पब्लिक मोरालिटी प्रिवेल कर जाए, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी ग्रुप है, माइनॉरिटी इन द सेंस रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एनी अदर वे माइनॉरिटी, कि उनको प्रॉब्लम ना हो, उन सब केस में पब्लिक मोरालिटी से हमको कौन बचाएगा?
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, करेक्ट। ये जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये टर्म अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज नहीं किया गया। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म यूज हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस टर्म का कोई भी यूज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। और ये टर्म जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से डिफरेंट है। ये जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से डिफरेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो होता है उसका सिंपल मीनिंग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है, अगर एक वर्ड और है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली कुछ और नहीं होता है, इट इज रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ मैन। और इसको बोल सकते हैं इट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। ओके, लिमिटेड गवर्नमेंट क्यों है? सो दैट ओके सिटीजन कैन एंजॉय लिबर्टी और राइट्स। So this is constitutionalism. So ये constitutionalism is different from constitutional morality. I hope I am able to clear all these doubts regarding this constitutional morality. Please watch this video and share with your friends also, and hit the like button, correct? And definitely you need to share with your friends and subscribe our channel for further such videos. Thank you.